हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसकी डिटेल जानेंगे। उसके बाद हम फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लिंक प्रोवाइड करेंगे नोट्स के लिए फॉर द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही सिमिलर टाइप के यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन किसी स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए ये रिप्रोडक्शन एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें उसकी कंटिन्यूटी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब सवाल ये उठता है कि एक स्पीशीज अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है, तो इसका मतलब ये है कि जब एक स्पीशीज में कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, तो जो रिप्रोड्यूस करता है वो यंग वन उसकी सेम कॉपी बनती है, एग्जैक्ट सेम कॉपी या सिमिलर कॉपी बनती है। जैसे ये बेबी है, स्मॉल बेबी बड़े होके एडल्ट बनती है जो अपनी पेरेंट्स की तरह होती है। इसी तरह से सीड से जो सीडलिंग निकलता है वो प्लांट होके अपने पेरेंट प्लांट की तरह होता है, और एग से निकला हुआ चिक भी अपने पेरेंट हैंड की तरह ही होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सिमिलर टाइप के करते हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि सिमिलर टाइप के अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं? किसी इंडिविजुअल की लाइफ जो स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, और इस सिंगल सेल में कैपेसिटी होती है कि वो जब सेल डिवीजन के बाद एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है एज ए इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड एज इट्स पेरेंट। ठीक है, तो सेल में ऐसा क्या होता है? सेल में न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है? क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें ब्लूप्रिंट होता है पूरी की पूरी बॉडी डिजाइन का। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन यूनिट क्या है? इंफॉर्मेशन यूनिट डीएनए में होता है। ये डी ऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। और डीएनए में क्या होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन लेता है कि उसका प्रोटीन किस टाइप का होगा, जिससे वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। और नेक्स्ट सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट सेल का प्रोटीन मेकिंग का इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है, जिससे सेल डिवीजन के साथ साथ एक बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। तो ये ब्लूप्रिंट होता है क्रोमोसोम्स में, और इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है वो एकदम सिमिलर या सेम काइंड की होती है। आइए अब सेल डिवीजन में डीएनए के रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इंडिविजुअल की लाइफ बिगिन होती है वो एक सिंगल सेल से बिगिन होती है। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन यूनिट डीएनए होती है। और ये डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन मेकिंग की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और जब सेल डिवीजन होती है वो इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देती है दूसरे सेल में। ठीक है, तो इस तरह से सेल डिवीजन के साथ साथ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती जाती है। तो यहाँ पे डीएनए क्या कंटेन करता है? फीचर्स ऑफ द पेरेंट, ये तो हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो वो न्यूक्लियस को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड करने से पहले वो एडिशनल सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना एपरेटस की फॉर्मेशन करता है। सेल्यूलर एपरेटस की फॉर्म मतलब कि बिना सेल्यूलर एपरेटस के न्यूक्लियस अपना फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको एक सेल्यूलर एपरेटस की जरूरत होती है। ठीक है, जब एक बार सेल्यूलर एपरेटस एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस बन जाता है तभी डीएनए का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ये पेरेंट सेल है सेल डिवीजन के टाइम, और सेल डिवीजन के बाद पहले सेल्यूलर एपरेटस बनता है, उसके बाद जो डीएनए है वो 2 इक्वल हाफ में सेपरेट हो जाती है। और ये सेपरेट होने के बाद 2 इक्वल हाफ में सेपरेट होने के बाद न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है 2 अलग अलग सेल्यूलर एपरेटस के साथ, और इस तरह से 2 डॉटर सेल्स
प्रोड्यूस होती है सेल डिवीजन के। तो सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो माइटोसिस होती है वो सेल डिवीजन होते हैं और यहाँ पे सेल डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ठीक है, इक्वल टू डॉटर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, ठीक है। लेकिन माइटोसिस के केस में क्या होते हैं कि जो जब सेल डिवीजन होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे माइटोसिस में क्या है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होते हैं अपने पेरेंट सेल के। अब हाफ किस लिए होते हैं? हाफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और हाफ प्रोड्यूस होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो हाफ प्लस हाफ वो 1 इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है एज उनके पेरेंट के। तो ये दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस जिसमें 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मियोसिस में 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं एज देयर पेरेंट सेल, ठीक है। डीएनए कॉपिंग वो रीजन होता है जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग सिमिलर या एग्जैक्टली सेम होता है अपने पेरेंट के। तो फिर हम किस बेसिस पे कहते हैं कि न्यू स्पीशीज बाउंड होती है, यानी कि इवोल्यूशन होना पॉसिबल है। तो इसका रीजन जान लेते हैं। अब जो न्यू सेल अपने पेरेंट सेल से जो प्रोड्यूस होता है, रिप्रोड्यूस होता है, वो उसकी एक्यूरेसी, कॉपिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है, प्रोटीन मेकिंग की बायोकेमिकल रिएक्शंस वो कितनी एग्जैक्टली सेम है या कितनी सिमिलर है अपने पेरेंट सेल की, ठीक है। जितनी सेम होगी या एग्जैक्टली सेम होगी तो एग्जैक्ट कॉपी बनेगी अपने पेरेंट सेल की, लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम नहीं होगी तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आने के चांस होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होते हैं वो डीएनए कॉपिंग पे डिपेंड करते हैं और इस वजह से उसमें क्या होता है कि वेरिएशन आता है, ठीक है। अब मान लीजिए वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है सेल में, तो क्या होगा कि उस केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस और सेल्यूलर एपरेटस है उसके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। अब सेल की फंक्शनैलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस और सेल एपरेटस आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सेल क्या करेगा, सिंपली डाई कर जाएगा, ठीक है। और उस केस में सेल सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए अगर वेरिएशन बहुत स्लाइट है, उस केस में क्या होगा कि वो सेल जो है सरवाइव करने की चांसेस हो जाएंगे और जब सेल सरवाइव कर जाएगा तो दैट मीन जो नेक्स्ट जनरेशन का सेल है वो स्लाइटली वेरिएशन के साथ होगा अपने पेरेंट सेल के। तो इस वेरिएशन को हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर रिप्रोडक्शन और विदाउट एनी सेक्स सेल गैमेट के ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बाइनरी फिशन अमीबा में होता है, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें अमीबा का एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और ये 2 डॉटर सेल एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। अब दूसरा जो टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें यंग वन को रिप्रोड्यूस करने के लिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये 2 पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स, जिनको गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट प्रोड्यूस होता है और ये जाइगोट फर्दर सेल डिवीजन में एक फुली फ्लेज्ड यंग वन को में कन्वर्ट होता है बाय सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्लांट और एनिमल्स इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं?
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले ही बता चुकी हूँ, एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन ड्यू टू मायोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी कि जैसे बाइनरी फिशन है उसमें टू डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से होता है। और जो और न्यू ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, क्योंकि उसमें मायोटिक सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ पे वेरिएशन होने के चांसेस ना के बराबर होती है, तो इसीलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यही इसकी एडवांटेज है कि ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई कर जाते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से न्यू जनरेशन होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, इवोल्यूशन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन नहीं होता। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है जो फेवरेबल नहीं होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो क्या होता है, क्योंकि सारे ही जो जो उस स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उस स्पीशीज के लिए वो चेंजेस फेवरेबल नहीं है तो कंप्लीट वाइप आउट होने के चांसेस होते हैं उस स्पीशीज के। तो अगर वेरिएशन होती है तो कुछ वेरिएशन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो झेल जाते हैं ड्रास्टिक चेंजेस को और वो सरवाइव कर जाते हैं। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है फिजन। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन से क्या होता है कि एक सेल टू डॉटर सेल या टू से ज्यादा डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फिशन कहते हैं। ठीक है, मेनी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ सिंपली डिवाइड इनटू टू इक्वल सेल डिवीजन। यहाँ पे जो दो इक्वल सेल में डिवाइड होते हैं उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। अब बाइनरी फिशन जो है दो अलग अलग केसेस हम समझा लेते हैं। पहला है अमीबा का बाइनरी फिशन। ये अमीबा का जो बाइनरी फिशन है वो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि ये किसी भी प्लेन से किसी भी एंगल से स्प्लिट हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक साइट की जरूरत नहीं होती। जैसे ये इस से भी डिवाइड हो सकता है और यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है, टू इक्वल हाफ में भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी पोर्शन से वो डिवाइड हो सकता है। तो टू इक्वल सेल डिवीजन होता है और यहाँ पे टू डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, तो ये अमीबा का बाइनरी फिशन है। दूसरा केस हम लेते हैं लिशमेनिया का बाइनरी फिशन। लिशमेनिया का बाइनरी फिशन है, ये स्पेसिफिक साइट से ही बाइनरी फिशन होगा टू इक्वल डॉटर सेल में, और यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि ये एक ही स्पेसिफिक साइट से ये बाइनरी फिशन होगा। ठीक है, तो ये जो यूनिसेल्युलर है, लिशमेनिया भी यूनिसेल्युलर होता है और ये कॉज करता है काला आजार। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा यूनिसेल्युलर कॉजेस काला आजार, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से ये स्प्लिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जो होता है वो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया में होता है और ये हमारे ब्लड में ये पैरासाइट की तरह रहता है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो 2 से ज्यादा होता है और उसके बाद वो मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं ये एक सेल है और ये डिवाइड हो गया है मल्टीपल डॉटर सेल्स में और बाद में ये फ्री हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट बैक्टीरिया में ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन कुछ नहीं है, बस एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाता है और ईच फ्रेगमेंट्स
एक मेच्योर होके एक इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्पाइरोगायरा है, ये 3 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर गया, ठीक है। और ये 3 फ्रेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली ग्रो करके एक 3 इंडिविजुअल्स अलग अलग मैच्योर होके 3 इंडिविजुअल्स में इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लग जाता है। तो इस टाइप की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन क्या होता है, ये डिफरेंट होता है फ्रेगमेंटेशन में से। इसमें क्या होता है कि एक फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है, उसका बॉडी डिजाइन सिंपल नहीं होता बल्कि कॉम्प्लेक्स होता है देन ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी डिजाइन होता है उसमें टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल में वो डिफरेंशिएटेड होता है उसका बॉडी। तो उस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन के बाद अगर उसमें कोई वो कट डाउन होता है या ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस हो जाता है, तो ईच इंडिविजुअल पीस की कैपेसिटी होती है टू ग्रो इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो लेकिन ये जो कैरिड आउट होता है वो एक स्पेशल सेल की वजह से, जैसे स्टेम सेल होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं और रीजनरेट कर जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो रीजनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल है हाइड्रा प्लेनेरिया जो यूज करते हैं मोड ऑफ ये इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो हाइड्रा और प्लेनेरिया है। तो जैसे एग्जांपल दिखाते हैं प्लेनेरिया। अब मान लीजिए प्लेनेरिया 3 पीसेस में ये कट हो गया है, ठीक है। ये अपर पार्ट, ये मिडल पार्ट और ये लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जब ग्रो करेगा तो मिडल और लोअर पार्ट स्पेशलाइज्ड रीजनरेट करने वाले जो सेल होते हैं उससे वो लोअर और मिडल पार्ट को रीजनरेट करेगा, और जो मिडल पार्ट है वो अपर पार्ट को भी रीजनरेट करेगा और लोअर पार्ट को भी रीजनरेट करेगा, और जो लोअर पार्ट का पीस है वो अपर और मिडल पार्ट को रीजनरेट करेगा, और 3 नए इंडिविजुअल उससे प्रोड्यूस हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट द इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए वे फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये तो बहुत एब्सर्ड है कि किसी इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी को कट करना पड़े। इट इज जस्ट कि अगर कट हो जाता है तो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग है। बडिंग क्या होता है, एक स्मॉल बड डेवलप होता है और ये आउटग्रोथ होता है ड्यू टू रिपीटेटिव सेल डिवीजन। मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे रिपीटेटिव सेल डिवीजन होता है और रीजनरेशन की तरह यहाँ पे भी एक पूरी बॉडी इंडिविजुअल डेवलप होती है, और जब वो फुली मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद वो मेच्योर बॉडी जो बड की फॉर्म में होती है वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है और डिटैच हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रा में किस तरह से बर्डिंग होती है। अब ये हाइड्रा में बर्डिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर साइट होती है, ये किसी एक फिक्स पोजीशन पे होती है, एक पर्टिकुलर साइट होती है, यहाँ पे एक बड डेवलप होती है और एक आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बाय सेल डिवीजन, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेज में वो और मेच्योर होने लग जाता है। जब फुली मेच्योर हो जाता है एक हाइड्रा अपने पेरेंट बॉडी से वो डिटैच हो जाता है। तो इस तरह से बडिंग एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिससे एक बर्ड की फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म अपनी पेरेंट बॉडी में डेवलप होता है और फिर डिटैच हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है प्लांट्स में, जब वो सीड्स को के अलावा वो रूट, स्टेम्स या लीव से अपने आप को, अपने काइंड के प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है अंडर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, और इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड को यूज करते हैं कमर्शियली ग्रो करने के लिए, जैसे शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, इनका एग्रीकल्चरल यूज में इसको कमर्शियली यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होते हैं उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स अर्लियर आ जाते हैं रेदर देन वो जो सीड से होते हैं, क्योंकि सीड से फिर सीडलिंग बनता है, फिर वो सीडलिंग ग्रो के मैच्योर होता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन ये क्योंकि ये पार्ट से किसी भी रूट, स्टेम या लीफ के से डायरेक्टली ग्रो करता है
तो ये जल्दी मेच्योर हो जाता है और इसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स अर्लियर आते हैं एज कंपेयर टू द सीड्स। इस मेथड से जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे बनाना, ऑरेंजेस, रोज, जैस्मीन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्होंने सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो दी होती है, तो उस टाइप के प्लांट्स को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत अच्छा मेथड है, एप्रोप्रिएट मेथड है, ठीक है। और लास्ट में एक जो एडवांटेज होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, क्योंकि ये उसी प्लांट का ये पार्ट होता है जिससे लिया जाता है, तो उस प्लांट की सारी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है, ठीक है। तो हमें ये पता होता है जिस प्लांट से हम उसको प्रोपोगेट कराते हैं उसी की डिजायर्ड क्वालिटीज हमें मिलती है उसके बेबी प्लांट में, ठीक है। तो हमें जो डिजायर्ड क्वालिटीज की जरूरत होती है हम उसी प्लांट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं, जिससे हमें जो फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी हमें क्वालिटी चाहिए होती है हम उसको सेलेक्टिवली हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं राइजोबियम का, जिसको हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसमें हाइफे होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्पोरेंजियम ब्लॉब भी कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स स्टोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होते हैं। जब स्पोर्स फुली मैच्योर हो जाते हैं तो वो स्पोरेंजियम ब्लॉब जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और जिससे स्पोर्स एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। ये एयर में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोर्स ड्रॉप होते हैं किसी फेवरेबल कंडीशन में, जहां पे न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर एप्रोप्रिएट होता है, वहां पे ये फिर से डेवलप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। इस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया राइजोपस में स्पोर्स की लाइफ साइकिल। लेकिन अब जान लेते हैं कि स्पोर्स होने का क्या एडवांटेज है। स्पोर्स होने का एडवांटेज है कि इसमें एक थिक वॉल होती है। अब थिक वॉल किस लिए होती है? क्योंकि राइजोपस के जो स्पोर्स होते हैं, या कोई भी स्पोर्स, जो भी स्पोर्स होते हैं डेवलप करने के लिए, वो हर कंडीशन में डेवलप नहीं हो सकते, उनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। तो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो प्रोटेक्ट करते हैं स्पोर्स को, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से स्पोर्स की जो थिक वॉल होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, और ये दो पेरेंट ही प्रोड्यूस करते हैं अपने टाइप के यंग वंस को, सिमिलर टाइप के। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो गैमेट सेल, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करते हैं, और उसकी वजह से डीएनए कंबाइन होता है और एक यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो गैमेट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस सेल डिवीजन के, और मियोसिस सेल डिवीजन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं अपने पेरेंट सेल के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जांपल है जैसे ह्यूमंस, हैन, बुल्स, सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स, सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद सीडलिंग बनता है और न्यू यंग प्लांट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? पहला एडवांटेजेस है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वेरिएशन, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत पॉसिबल है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब क्योंकि वेरिएशन आता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इवोल्यूशन भी इसी वजह से पॉसिबल है। अब जब इवोल्यूशन होता है तो स्पीसीएशन भी इसी वजह से पॉसिबल होता है। स्पीसीएशन कब पॉसिबल होता है? जब एक स्पीशीज के
में से कुछ ग्रुप मेंबर में इतना वेरिएशन आ जाता है कि दे नो लॉन्गर कैन ब्रीड फ्रॉम इट्स पेरेंट स्पीशीज। तो वो जो ग्रुप होता है वो न्यू स्पीशीज को बिलोंग करता है, ठीक है, नई स्पीशीज बॉर्न होती है। अब जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब मेल और फीमेल जर्म सेल यानी कि गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेकिन मेल और फीमेल गैमेट की क्या खासियत होती है? उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके हाफ होते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही वजह होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफस्प्रिंग की वो सेम होती है अपने पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें फ्लावर का पार्ट्स को समझना पड़ेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमेन कहते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो एंथर होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं और फिलामेंट होता है वो ट्यूब जिससे वो पोलन्स को अटैच करता है फ्लावर के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है फीमेल पार्ट जिसको हम पिस्टिल या कार्पेल भी कह सकते हैं। और इसमें जो पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म होता है जो पोलन्स को रिसीव करता है, जहाँ पे स्टाइल वो ट्यूब होती है जिसमें जर्म सेल आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ओवरी और एंटर करते हैं टुवर्ड्स द ओवरी। और ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पार्ट होते हैं फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, मेल पार्ट होता है जिसको स्टेमेन कहते हैं। इसके जो सब डिवीजन सब पार्ट होते हैं वो एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर में पोलन होता है, फिलामेंट वो ट्यूब होती है जो पोलन को अटैच करती है फ्लावर के साथ। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट होते हैं फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के जिनको फीमेल पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। स्टिग्मा में फिर से बता देते हैं, स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है जिस जो रिसीव करता है जहाँ पे पोलन्स लैंड करते हैं। और स्टाइल वो ट्यूब होती है जिसमें जर्म सेल एंटर करता है टुवर्ड्स द ओवरी। और ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जिसमें जो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब तो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो स्टेमेन होगा या कार्पेल यानी कि फीमेल पार्ट होगा या मेल पार्ट होगा। जैसे पपाया, वाटरमेलन ये एग्जांपल होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। और बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल यानी कि स्टेमेन और कार्पेल को वो होल्ड करता है। जैसे हाइबिस्कस, मस्टर्ड ये कुछ एग्जांपल होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। अब पॉलिनेशन टर्म को समझते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो पोलन क्या होते हैं? पोलन वो मेल पार्ट का होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल जर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। और जब वो किसी स्टिग्मा में लैंड करता है तो वो जर्म सेल इंट्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स द ओवरी। इट एंटर्स फ्रॉम द स्टाइल टू द ओवरी और फिर वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से सीड को प्रोड्यूस करता है। तो पॉलिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पहले सेल्फ पॉलिनेशन को समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोलन्स होते हैं वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। तो इस टाइप की पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर
इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिस फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उसमें अकर कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए व्हीट है, राइस है, एप्रिकॉट, ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। अब नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है? जब पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होता है ऑफ डिफरेंट फ्लावर में, या तो ट्रांसफर होगा बिलोंगिंग टू द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं या डिफरेंट प्लांट, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि सेम स्पीशीज को बिलोंग करना चाहिए। अगर पोलन ट्रांसफर भी हो जाते हैं डिफरेंट स्पीशीज में तो डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर में तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो या तो उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होगा या फिर उसी सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट में हो सकता है। अब किस टाइप के फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है। ठीक है, दोनों में पॉसिबल है। अब इसके एग्जांपल क्या है? ग्रास है, मेपल है, ये और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे विंड है, वाटर है, इंसेक्ट है, ये सब एजेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हनी बी है जो एक फ्लावर में बैठती है हनी सक करने के लिए, लेकिन उसके लेग्स में क्या होते हैं? पोलन स्टिक कर जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर में बैठती है तो वो डिटैच कर देते हैं पोलन्स को फॉर पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। और हनी बी का जो स्टेक है फॉर पॉलिनेशन वो सबसे ज़्यादा होता है। अब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझते हैं। अब हम पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी फ्लावर का ये स्टिग्मा होता है जो रिसीव करता है पोलन्स को, जहाँ पे पोलन्स लैंड करते हैं। एक बार पोलन्स लैंड कर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो ये पोलन ट्यूब को डेवलप करते हैं, और इसकी जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, ये इट विल बी ऑलवेज हेडेड टुवर्ड्स द ओवरी। ठीक है, कहीं और ग्रोथ नहीं होगी, टुवर्ड्स ओवरी होगी। इसका रीजन है कि ओवरी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है उसको रिस्पॉन्ड करता है, इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, और इस ग्रोथ को इन विच पोलन ट्यूब विल ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स ओवरी इज नोन एज केमोट्रॉपी। ठीक है, अब ये ट्यूब पोलन ट्यूब डेवलप होने के बाद पोलन क्या करता है? जर्म सेल सेंड करता है बाय द पोलन ट्यूब टू द ओवरी। ठीक है, यहाँ पे जर्म सेल्स को ये ओवरी की ओर हेड कर देता है। जब ओवरी में ये जर्म सेल्स रीच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज होता है जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स और ओव्यूल्स के आपस में फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से ओवरी फर्टिलाइज्ड, ओव्यूल्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट वो बेबी प्लांट में सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो ओव्यूल के बीच में, मतलब सीड के बीच में प्रोड्यूस करता है। अब ये जाइगोट क्या है? जाइगोट सेवरल टाइम्स ये इसमें सेल डिवीजन होता है, और जितने टाइम्स ये सेल डिवीजन होता है उतने ही सीड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो गया है। अब एम्ब्रियो सीड्स प्रोड्यूस हो गया है, तो अब फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब ये जो ओव्यूल है जिसमें सीड होती है, वो ग्रेजुअली उस सीड कैसे बनती है? उसकी जो कवरिंग है वो हार्डन होनी शुरू कर जाती है, और अल्टीमेटली सीड में कन्वर्ट होती है, जिसमें एक एम्ब्रियो सेफली रिसाइड करता है। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो है, जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, तो वो सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और सैपलिंग के बाद एक फुल फ्लेज प्लांट में। ठीक है, ओवरी का क्या होता है? ओवरी राइपन हो जाता है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
और जो उसके बाकी पार्ट्स हैं जैसे फ्लावर के पेटल है, सेपल है, स्टिग्मा, स्टेमन, स्टाइल, ये क्या होते हैं, ये श्रिवल हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि वो फर्दर प्लांट का हिस्सा नहीं रह जाते हैं और श्रिवल कर जाते हैं। ठीक है। अब लास्ट में दो टाइप के सीड प्रोड्यूस होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट वो सीड होते हैं जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फूड प्रोवाइड करता है फॉर द सैपलिंग टू कन्वर्ट इनटू बेबी प्लांट। ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में लीफ प्रोड्यूस नहीं होते फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसको फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो उसमें ग्रोथ आए, और फिर जब तक कि उसमें लीफ प्रोड्यूस नहीं होते, वंस लीफ प्रोड्यूस होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो मोनोकॉट सीड वो सीड होती है जिसमें एक कोटिलेडन होते हैं, फॉर इसके एग्जांपल मेज और राइस है। और डाइकॉट वो सीड होती है जिसमें दो कोटिलेडन होते हैं, जैसे पी है, आलमंड, पल्सिस, ये सब डाइकॉट के एग्जांपल्स हैं। और हम जर्मिनेशन के बारे में भी डायग्राम से समझ लेते हैं। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलती है और वो सैपलिंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसका ये स्ट्रक्चर है जिसमें प्ल्यूम्यूल जो होता है वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे रेडिकल होता है जो रूट में कन्वर्ट होता है। वैसे एक हिंट दे देते हैं, अगर आपको याद नहीं रहे कि कौन सा फ्यूचर शूट बनता है या रूट बनता है, तो एक छोटा सा तरीका याद करने के लिए, आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडिकल। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि रेडिकल से फ्यूचर रूट निकलती है, दैट ग्रोज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इन सर्च ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो शूट होती है वो हमेशा उसकी जो ग्रोथ होती है दैट विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट। तो ये इस टाइप से जर्मिनेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। अब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आखिर में एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट आर रिजल्ट ऑफ माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन। मतलब आपको बताना है कि अमीबा में और जर्म सेल में कौन सा सेल डिवीजन है, माइटोसिस या मियोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और आंसर को कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।